Hello my dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So as you all know that हमने हमारे जो चैप्टर्स थे कुछ वो कंप्लीट कर लिए थे, जैसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, सुनामी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसका पार्ट 1 आ गया है, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, और साथ ही साथ हमने मैकेविटी भी कंप्लीट कर लिया, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिविजन ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट. रिविजन हम करने तो वाले हैं, लेकिन रिविजन से पहले मैं एक समरी टाइप ऑफ वीडियो आपको देना चाहती थी, जिसमें मैं आपको सारे ही टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरह समझाने वाली हूँ फिर से. तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरव्यू वीडियो होने वाला है. तो ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का वैसे मेरा एक ही वीडियो था जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था सारी चीज़ें, लेकिन ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको समरी टाइप समझाने वाली हूँ, जिसमें डियर स्टूडेंट यू विल गेट टू नो व्हाट वर द थिंग्स दैट वाज हैपेंड इन दिस चैप्टर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बिफोर यू रीड में आपको ये दिया गया था, तो यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट दिए गए हैं फ्रॉम कंट्री में कौन से डेट्स के बीच में 1757 से 1857 तक. और ये जो पिक्चर्स हैं ये स्पीच बबल्स में दी गई हैं, जिससे आपकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं, अंडरस्टैंड जो आप 1857 रिवॉल्ट के बारे में समझते हैं वो सब आपको दिखेगी. तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, तो उससे पहले हमने पढ़ा था मार्टियर्स के बारे में. तो मार्टियर्स में मैंने आपको बताया था कि जो लता मंगेशकर होती है वो दिल्ली में एक फंक्शन होता है जिसमें वो गा रही होती है, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज रिकल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. वो ये गा रही होती है कि ओ माई कंट्री मैन, मेरे देश के लोगों अपनी आँख में भर लो पानी, ज़रा याद करो जो कुर्बानी जो सैनिकों ने दी है. तो कहीं ना कहीं ये गाना लता मंगेशकर गा रही थी. और फिर इधर आपको दी थी पिक्चर्स जिसमें आपको रानी लक्ष्मीबाई, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू और जो कि आपके महात्मा गांधी हैं वो दिखेंगे, भगत सिंह दिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस दिखेंगे, कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर्स वो आपको इसमें दिखेंगे. ठीक है, तो ये था आपका पहला जो कि था मार्टियर्स. अगर हम कंपनी कॉन्क्वेस्ट की बात करें, विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो ब्रिटिश जो था धीरे धीरे अपनी क्या एक्सटेंड कर रहा था, पावर को एक्सटेंड कर रहा था. कहीं ना कहीं उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे, तो वो इंडिया में आ गए थे और अपनी पावर को धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे थे. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडिया जो 1765 में था उसमें ब्रिटिश की टेरिटरी बहुत स्मॉल थी और इंडिया की बहुत ज़्यादा थी. अगर मैं बात करूँ, इंडियन प्रिंसेस आर शॉर्ट साइटेड. इसमें इधर जो शॉर्ट साइटेड वर्ड है इसका मतलब इधर आता है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे कहीं ना कहीं दे वर शॉर्ट साइटेड बिकॉज वो ये सोचते थे कि भाई अभी तो हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में फ्यूचर में उन्हें फ़ायदा हो या ना हो, या क्या पता फ्यूचर में खुद जो ब्रिटिश हमें अभी हेल्प कर रहे हैं खुद वो उन्हीं सुपीरियर वेपन्स की वजह से हम पे कब्जा कर लें. तो ये जो थे इंडियन किंग्स, उन्होंने सोचा नहीं, दे नेवर थॉट लाइक दिस दैट now we are giving respect to Britishers, now we are thinking that Britishers will help us, but after some times if these Britishers will only capture us, only conquer us, so what will happen? They never thought like this. Okay, अब अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँ जो कि है, the people had no peace due to constant fights. क्योंकि इंडिया में constant फाइट होते रहती थी, तो लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ जो है पीस नहीं बनी थी. अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं नीचे को आऊँ तो रेवलीज क्या होती है, लड़ाइयाँ जो बीच में चलती रहती थी ना राजाओं के बीच में. तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा और उनको ये लगा कि भाई अब तो हम आराम से इंडियन प्रिंसेस को एक एक करके हरा सकते हैं. और उसके बाद फिर अगर मैं आपको टीपू सुल्तान की बात करूं, जो मैसूर के टीपू ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर के कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बड़े किंग माने जाते हैं, राइट. तो वो मरते जब तक वो मरे नहीं थे तब तक उन्होंने फाइट करते रहे, वो रुके नहीं, वो मरते उन्होंने लड़ा, लेकिन वो लड़ाई करते रहे. देन इफ़ आई टॉक अबाउट पीपल, जो कि जनता थी, वो क्या सोचती थी कि भाई ब्रिटिशर्स कैसे हैं हमारे लिए. तो सबसे पहले तो इंडियंस ने क्या सोचा कि भाई हाउ डिड इंडियन रिएक्ट्स टू दीज कॉन्क्वेस्ट. सो फर्स्ट एक तरफ के पीपल ये थे जो सोचते थे कि भाई थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड लूटिंग बाय थग्स.
तो कोई लोग फिर सोचते थे कि चलो अब यहाँ पे पीस हो गई कंट्री में, अब ज़्यादा कुछ लड़ाई वड़ाई भी नहीं होगी और जो थक से हम लूटे जाते हैं ये भी नहीं होगा। इट्स अ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, वो सोचते हैं कि भाई ये तो भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी जो डेस्टिनी है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। और एक तरफ के लोग वो थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आर किंग्स, वो सोचते हैं कि भाई इन्होंने तो पूरा हमारे किंग्स सबको मतलब अपने कब्जे में कर लिया, अब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया ज़्यादा कुछ। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कोई लोग तो सोचते थे कि भाई कोई किंग अच्छे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे ही देश के तो थे। नाउ वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दीज फॉरेनर्स, वो सोचते थे कि भाई अब तो हम लोग इन फॉरेनर्स के स्लेव्स बन गए, नौकर बन गए। तो ये थे 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों ने सोचा उस समय, ठीक है। If I talk about now next topic, which is the British rule, religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. तो उस समय जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो मतलब ऐसे नहीं होते बाबा टाइप के, मतलब हर रिलीजन के, तो वो लोग क्या करते थे, जो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जैसे आइडियाज़ थे इन सबको प्रीज करते थे, इन सबको अच्छा मानते थे। अनटचेबिलिटी यानी कि किसी इंसान को आप इन्फीरियर बताते हो, उसको टच नहीं करते, अगर आपने उसको टच कर लिया तो आप पूरे अशुद्ध टाइप के हो गए। दैन चाइल्ड मैरिज इफ़ आई टॉक अबाउट, तो बच्चों की पहले के ज़माने में शादी करा दी जाती थी बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये थे कुछ चीज़ें। अब वो कहते हैं एनीवन क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन, वो लोग का मानना ऐसा था कि भाई किसी ने भी अगर सी को क्रॉस करा तो इसका मतलब ये है कि भाई उसने अपना रिलीजन खो दिया। और मिसरी इन द बर्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, और कोई लोग ये भी सोचते थे कि जो भी यहाँ पे कलेश वगैरह जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही है ये सब वुमेन्स की वजह से ही हो रही है। Now the next is the truth that was that Indians lost self-respect and British scorned them. ट्रुथ ये था, सच्चाई ये थी डियर स्टूडेंट कि इंडियंस को अपने खुद के लिए ही सेल्फ रिस्पेक्ट अब नहीं रह गई थी, वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए, जो ब्रिटिशर्स उनसे कहते थे वो वही कहना मानने लग गए थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वो कहते हैं कि जो नेटिव्स हैं, जो इस देश में रह रहे हैं, इनमें हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते और इनके पास ऑनेस्टी भी नहीं है। तो अब पीछे देख रहे हो आप, एक इंडियन खड़ा है, उसको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर, वो कह रहा है कि आप सही बोल रहे हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हो, हम लोग तो सच्चे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, उसने बोला कि लेकिन मैं तो ऑनेस्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि भाई इंडियंस अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पे आओ, स्टिल ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच, अच्छा यहाँ पे देखो सबसे पहले बगल वाला जो कि है बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांट क्विक प्रॉफिट्स, दे हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर लैंड्स। तो मतलब बीइंग मर्चेंट, अब ब्रिटिशर्स थे क्या भाई, चाहे उनके हाथ में रूल आ जाए, चाहे उनके हाथ में कुछ भी आ जाए, लेकिन थे तो वो एक तरह से मर्चेंट्स ही। अब जो लोग मर्चेंट्स हैं डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट भाई वो लोग क्या है, वो लोग मर्चेंट्स हैं, राइट। तो उनको हमेशा यही रहेगा कि भाई कैसे जो हम अपना प्रॉफिट करें, कैसे जो हम अपना प्रॉफिट करें। तो वो इतने ज़्यादा हाई टैक्सेस फार्मर्स पे लगाते थे कि भाई दे हैव टू जस्ट अबेंडन देयर लैंड, अबेंडन मीन्स उनको अपने लैंड छोड़ देने पड़ते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, अब वो कह रहे हैं कि भाई जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो लोग हैं वो सारी मेरी क्रॉप्स ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन एयर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो उन्होंने कहा एरर्स मतलब आप अभी भी कर्ज में हो, अगर आपने पे नहीं करा तो हम आपको सीधे जेल भेज देंगे, ऐसे करके वो जो इंडियंस थे उनको धमकाया करते थे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट, लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स ने हार नहीं मानी, भाई अभी भी हम मर्चेंट्स हैं, अभी भी हम और प्रॉफिट कमाएंगे। तो उन्होंने और भी जो भी तरीके थे वो भी इन्वेंट करने स्टार्ट करे। द गुड मैन्युफैक्चरर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट टू इंडिया। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे जो गुड्स हैं उनको जब हम इंग्लैंड से लाएंगे तो कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए। तो अब दूसरा वाला इंसान क्या कहते हैं, अ गुड आइडिया, वो कहते हैं हाँ अच्छा, इससे हमारा थोड़े पैसे भी बच जाएंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म होते जा रही थी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, इन्वेटिबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 lakhs इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन।
फैमाइंस क्या होते हैं, व्हेन यू हैव स्कार्सिटी ऑफ फूड, और स्टार्वेशन ऐसी चीज़ होती है यू आर नॉट एबल टू ईट द फूड, राइट। तो फिर बिटवीन 1822 और बिटवीन 1822 और 1836 15 lakhs इंडियन डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। स्टार्वेशन ऐसी चीज़ है भाई, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, भूख के कारण वो मर रहे हैं। The British policies ruined the expert artisans and their business। जो हमारे आर्टिशंस थे, जो अलग अलग चीज़ों बनाते थे, उनका बिजनेस ठप हो चुका था ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि अब उनके उस गुड्स में कोई इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं है। ब्रिटिश अपना आराम से गुड्स सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही थी। अब यहाँ पे आते हैं हम राम मोहन रॉय में। तो राम मोहन रॉय का बेसिकली क्या था, राम मोहन रॉय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड दैट व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो जो राम मोहन रॉय था, उनको पता चल गया था भाई क्या गलत हो रहा है कंट्री के साथ। लेट अस नाउ नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ। वो कह रहे हैं कि भाई हम खुद को नीचा क्यों दिखाएं, आर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। वो कहते हैं कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, वे आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। हम बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं अचीवमेंट्स करने के। हम अपनी सोसाइटी को, हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन ड्रेनिंग अस। सुपरस्टिशंस यानी कि पुरानी ख्यालात जो भी है, मतलब सुपरस्टिशन जैसे सी को क्रॉस करोगे तो अपना रिलीजन खो दोगे, ये सबको पहले हमें हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बड़ी अच्छी चीज़ कही है, रिएक्शन लेट्स रीड इट। तो उन्होंने कहा है कि cows are of different colors, but the color of their milk is same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same। उन्होंने ये कहा है कि भाई काऊ भी तो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, लेकिन उनके जो कलर होता है मिल्क का, वो तो हमेशा सेम होता है। ऐसे ही जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, लेकिन जो उनका एसेंस होता है एवरी रिलीजन का, वो हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राम मोहन रॉय थे बेसिकली सिर्फ साइंस और मॉडर्न नॉलेज में ही विश्वास करते थे, ज़्यादा कुछ चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। वो सिर्फ साइंस को बहुत ज़्यादा मानते थे, बिकॉज साइंस ऑलवेज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो हमेशा ये मानते थे कि जो नॉलेज होनी चाहिए ये हमेशा साइंटिफिक होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, देन ओनली आई विल अप्रूव इट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई एक बार अगर इंडियंस को नॉलेज हो गई सारी चीज़ों की तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो रिवॉल्ट में लग जाएंगे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर जो राम मोहन रॉय चलाते थे उसको भी बंद कर दिया था। अब यहाँ पे देखो, ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड्स ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स and you accept as subjects, but you must remember the responsibility of a ruler owns to his subjects। तो वो अपनी मतलब जो सी होती है उसको पार करके खुद इंग्लैंड जाते हैं। आपने सुपरस्टिशन पढ़ा था ना, अगर आप इंग्लैंड जाओगे सी पार करके तो वही आपका रिलीजन लॉस्ट रहेगा। क्योंकि राम मोहन रॉय ने इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करा, वो गए पार करके और उन्होंने ये देखने की कोशिश करी भाई क्या ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बनाती है। तो वहाँ कहते हैं वो कि हम आपको अपना रूलर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको भी हमें एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके रूलर जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ये होती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को देखें, उनका ख्याल रखें। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस जो फिफ्थ है वो है ऑपरेशन। अब भाई ऑपरेशन कैसे स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने, भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, ऑपरेशन भी स्टार्ट करा होगा, यस। तो यहाँ पे देखो, पर ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818। वो 1818 में इंडियंस को ऑपरेस करते रहे। देन पास रेगुलेशन 3rd। तो रेगुलेशन 3rd उन्होंने पास करा, जिसके अंडर क्या था, इंडियंस को हम जेल कर सकते हैं विदाउट अ ट्रायल इन द कोर्ट। ट्रायल इन द कोर्ट का मतलब बिना कोर्ट में हमने कुछ भी नहीं दिया, गवाही हवाई, ऐसे ही हमें जेल कर दिया। अगर ब्रिटिशर्स को शक हुआ कि भाई इसने ही चोरी की है तो दे विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट दे जस्ट सेंड अस इन द जेल। वो हमें सीधे जेल भेज देते थे। वो कोई भी केस वेस कोर्ट में कुछ नहीं जाते थे, सीधे हमें जेल भेज देते थे। All the time British officials in India drew big salaries and also made fortunes in private business। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो तो बिग सैलरीज उन्हें मिलती थी और बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून्स जो थे प्राइवेट बिजनेस में अपना कमाते थे।
In 1829, British was exporting British goods worth Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. तो 1829 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश गुड जो 7 करोड़ रुपीज़ इंडिया में वर्थ किए गए थे. सो अब यहाँ पे देखो, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. क्योंकि भाई ब्रिटिश के गुड्स अब इंडियन में बिना इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के वगैरह के आ रहे थे, तो भाई वो फटाफट बेच रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो लगभग मर ही गई थी. मतलब अब कुछ बचा ही नहीं था इंडियन इंडस्ट्रीज़ में. अब देखो, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. जब वो होम वापस आए बेंटिक, तो उन्होंने रिपोर्ट करा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है ना भाई, बोन्स मतलब अब उनके पास जो आर्टिशंस हैं इंडिया के, उनके पास सिर्फ हड्डियाँ ही रह गई हैं. मतलब कि अब पूरी इंडस्ट्री डाई हो गई है, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे. तो बस उनके हाथ में सिर्फ हड्डियाँ ही रह गई हैं, अब कुछ उनके हाथ में रहा नहीं है. तो ये गवर्नर जनरल बेंटिक जो है उन्होंने रिपोर्ट करा. अब आते हैं डिससेटिस्फेक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, इतना सारी चीज़ें होने के बाद इंडियंस में धीरे धीरे डिससेटिस्फेक्शन होने लगा. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. तो एजुकेशन जो थी इंडिया में डियर स्टूडेंट, वो थी पर्शियन और संस्कृत में ही थी. ठीक है. तो जो 1855 में इंग्लिश मैन था, उसका नेम था मैक्यूले. उसने एक आइडिया सजेस्ट किया जो था, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमें इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें सिखाना चाहिए. आई एग्री. तो उसने आई एग्री बोला. अब अगर डियर स्टूडेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि भाई हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहिए, क्यों सिखाना चाहते हैं वो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज? वो ये इसलिए सिखाना चाहते हैं ताकि जो हमारे छोटे मोटे काम हैं वो भी हम या अगर हमारी भाषा समझ में लग जाएंगे, तो हम जो हमारे छोटे छोटे काम हैं वो भी हम इनसे ही करवा लेंगे, है ना. क्योंकि इंडियंस को अभी ब्रिटिशर्स की जो लैंग्वेज थी वो आती नहीं थी. लेकिन अगर ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी लैंग्वेज सिखा दी, तो ब्रिटिशर्स कहेंगे भाई इनको तो अब हमारी लैंग्वेज आती है, हम इनके अपने छोटे मोटे काम हैं वो भी इनसे ही करवा लेते हैं, है ना. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लेक्स टू हुम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it produced a new generation of intellectuals. तो भाई ब्रिटिशर्स का तो एम कुछ और था, भाई छोटे मोटे काम करा लेंगे. लेकिन इंडियंस को इससे क्या फ़ायदा हुआ डियर स्टूडेंट? इंडियंस को जो इससे फ़ायदा हुआ, बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ. इंडियंस को दरअसल इससे ये फ़ायदा हुआ कि भाई अब इंटेलेक्चुअल्स आ गए, अब उनको इंग्लिश समझ में आती है, अब वो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो आराम से समझ लेंगे, और भाई जो भी इसमें काम करना होगा वो करेंगे आराम से. वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. तो अब सब राज़ी हो गए कि भाई ठीक है, अब एडुकेट करना है. अब यहाँ पे देखो, शुरू में आपने देखा था कि भाई जो इंडिया है वो ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन अब आप इस मैप में देखो ब्रिटिशर्स ने कितनी जगह में कब्जा कर लिया है. दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन. तो बहुत ही कम इंडियन के बारे में सोचते थे. ठीक है. तो अब यहाँ पे इंडियन क्या कह रहे हैं, आवर किंग्स हैव बिकन पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स. अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो किंग और ये सब हैं, ये सब तो पपेट्स बन ही गए हैं और हमने भी हमारी पुरानी जॉब खो दी है. एंड लैंड्स, वो कह रहे हैं हाँ लैंड्स भी खो दी हैं. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. वो साथ ही साथ हमारे ब्रदर्स जो है, हमारे जो भाई हैं, उनका रिलीजन भी बदलने चाह रहे हैं. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. तो कहते हैं, यहाँ पे देन लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, इफ आपकी बुक में भी मिस प्रिंटिंग हुई है तो प्लीज़ मेक इट देम. ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि तुम सब बोलते ही बोलते हो, उन्हें जैसे ही बाहर निकालने का कुछ तरीका ढूंढो. तो अब यहाँ पे आओ 7th वाला जो कि है स्पार्क्स. तो अब स्पार्क्स से क्या समझते हो डियर स्टूडेंट्स आप? यस. तो स्पार्क मतलब अब चिंगारियाँ आने लगी. ठीक है. टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rulers became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike.
तो अब क्या था, टैक्सेस तो कंटिन्यू हो ही जा रहे थे भाई पीजेंट को, सबको, लेकिन संताल जो बेचारे एक ट्राइब्स थे जो कि अपने जंगल में रहते थे, अब उनको जंगल की प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए थी, किसको, ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने जंगल में रहने के लिए भी टैक्स इम्पोज। और ये देखकर जो संताल्स थे उनको इतना ज़्यादा गुस्सा भड़क गया अंदर से कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिबेलियन रोज़ करा, और रिबेलियन रोज़ करने के बाद वो जो उनके यूरोपियंस थे उनको तो उन्होंने मारा ही मारा, साथ ही उनके सपोर्टर्स वगैरह सबको मार रहे थे धीरे धीरे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो डिस्टेंस जो कि है, डिसकंटक्ट वॉज ब्रीविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी टू, जो डिसकंटक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी हो रहा था। तो white soldiers get used pays pensions to live in servants। तो जो वाइस थे उनको, वाइट सोल्जर्स थे यानी कि ब्रिटिशर्स के थे, उनको यूज सैलरीज मिलती थी, मेंशंस मिलते थे, एक सर्वेंट उनके होते थे रहने के लिए। और जो हम थे यानी कि जो इंडियंस थे, इनको बहुत कम पेंशन मिलती थी और इनका लो प्रमोशन होता था, यानी कि जिसमें प्रमोशन भी इनका ढंग से नहीं किया जाता था। यहाँ पे दे दो, अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। तो अंग्रेज़ ने हमसे पूछा कि भाई तुम इसी को क्रॉस करो, जो हम नहीं करना चाहते थे बिकॉज वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट थे। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आर ओल्ड कस्टम्स। तो वो कहते हैं कि भाई ये कौन होता है हमारे ओल्ड कस्टम्स को मिटाने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। वो कहते हैं कि भाई हमें अंग्रेज़ों को हटाना चाहिए। सिपॉय, सिपॉय का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे इंडियंस हैं। मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट्स ऑफ हिज रेजिमेंट्स एंड वाज एक्सिक्यूटेड। तो सिपॉय जो थे उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी लेकिन उनको मार दिया गया। क्योंकि उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी, जबकि हैं वो हमारे सिपॉय, ये ब्रिटिशर्स सोचते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। तो उनको भी मार दिया जाता था एंड ह्यूमिलेटेड, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी और उन्हें आयरन्स में रख दिया जाता था। डीएसएम कैन यू इमेजिन कितनी गंदी वाली डेथ होती थी उन लोगों की। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। तो हम इंडियंस जो थे ना अपने रिलीजन और ये सब चीज़ों के प्रति ना बहुत ज़्यादा वो हुआ करते थे कि भाई हमारा रिलीजन वो सब। तो इंग्लिश मैन को ये पता चल गया था कि भाई इनकी यही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमसे कहते हैं, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट ग्रीस on bullet you have to bite is made from fats of cows and pigs। तो वो बोलते हैं कि भाई जो तुम ब्राह्मण सोल्जर्स हो तुम्हें पता भी है जो तुम अपने ग्रीस जो बाइट करते हो बुलेट से मारने के लिए हमें, वो किसके फैट से बनी है, काऊ और पिग के। तो अब वो कहते हैं व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिलीव्ड अस टू। तो मुस्लिमों के लिए ना डिस्टेंस क्या होता है, जो पिग्स होते हैं ना वो बहुत ही होली एनिमल्स माने जाते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्राह्मण्स, उनके लिए काऊ बहुत होली एनिमल मानी जाती है, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस उन्होंने हमारे रिलीजन में हाथ उन्होंने कहा कि भाई ये काऊ से बना होता है, ये पिग से बना होता है। तो दोनों ही ब्राह्मण और जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सून द चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वांट देयर सर्विस। तो चपातीस भेजी जाती थी ये बताने के लिए कि भाई हमारे जो एम्परर हैं उन्हें हमारी मदद चाहिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स भी सर्कुलेट किए जाते थे कि भाई हमें मदद चाहिए करके, दैट टू द फॉरेनर्स द मैसेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर्स टू पैट्रियट्स। तो अब यहाँ पे देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमारा 8th टॉपिक है। नोटिस 1857 का रिवॉल्ट जो है, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ। मेरठ में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट आउटब्रेक हो रहा था वगैरह वगैरह। तो अब इसमें क्या हुआ, द सिपॉय मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। जो कहते हैं कि भाई हमारा एम्परर बहुत लंबी उम्र तक जिए, बहादुर शाह। तो यहाँ पे देखो रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और भी ज़्यादा रिबेलियन फैलते गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स जो थे वो अपना लैंड खो चुके थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो भी ये चाहते थे कि भाई ब्रिटिश मैन जो थे उनको जाना ही जाना है अब। और तो सभी एक साथ आ गए, सभी ने मतलब कहा कि ठीक है हम भी हेल्प करेंगे तुम्हारी, हम भी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे देखो 9th है द फाइट फॉर द फ्रीडम।
तो यहाँ पे देखो मैनी फॉरेन फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ व बिटर, उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था, भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, ये कहते हैं भाई हमारा किंगडम ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मालवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ियाबाद टोल्ड द पीपल्स राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ ruining our लैंड, वो कहते हैं कि भाई हमारा लैंड ये सब अंग्रेज ले रहे हैं, आपको और खड़े होना है इनके अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे देखो नेक्स्ट है दे जॉइन द अपसर्ग्स अगेंस्ट फॉरेनर, तो सब लोग एक साथ आ गए और लड़ाई करने के लिए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे करो अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं कि हमें पेशवा नाना साहब को हमारा लीडर बनाना चाहिए इन द वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 80 ईयर्स ओल्ड जो कुंवर सिंह थे बिहार में, उनकी हाथ में वृष्ट में जो है बुलेट लग गई थी, तो उन्होंने उसी समय अपना हाथ काट के गंगा मैया को जो थी सौंप दिया था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। और ये किसने दिया है हमें ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, SD 7th में, और ये हमारा फ्रीडम मूवमेंट से ही रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव चेक कर लेते हैं डियर फटाफट। आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव चेक और जगह नहीं आया था ना, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव चेक देखते हैं फटाफट डियर व्हाट इज़ गिवन। Look at picture 1 and recall the opening lines of the original song of Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? तो अगर आप पिक्चर 1 देखें, मैं अगर आपको ले जाती हूँ पिक्चर 1 में, लेट मी गो। यहाँ पे देखो तो ये पूछ रहा है हु इज़ द सिंगर, तो सिंगर कौन है? लता मंगेशकर है, ऑब्वियसली वी आर एबल टू सी दैट, राइट। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट व्हाट इज रिटन द क्वेश्चन। या इन पिक्चर टू हु हेल्स डू यू सी इन द पिक्चर, तो वहाँ पे और भी लोग बैठे थे जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह, और भी लोग थे उसमें। तो ये आपके लिए डियर स्टूडेंट, या अच्छी तरह पिक्चर को देखना और ढूंढना। इन पिक्चर टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स। कंपनी सुपीरियर वेपन्स हम क्या समझते हैं ना, कंपनी के पास सुपीरियर वेपन्स थे, मीन्स उनके पास ना पावर बहुत ज़्यादा थी, राइट। और इंडियंस ये चाहते थे, क्योंकि इंडियंस की ना हमेशा बगल अगल में ही फाइट होते रहते थे, तो वो यही देखते थे कि भाई ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लेते हैं, ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर वेपन्स भी हैं, हम जीत भी जाएंगे, हमें लैंड भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हु इज़ एन आर्टिशियन, वाई डू यू थिंक आर्टिशियन सफ़र्ड, तो आर्टिशियन कौन होते हैं, आर्टिशियन ने सफ़र करा, ऐसा आप क्यों मानते हैं। तो अगर टीचर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ तो आर्टिशियन पहले एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्किल्ड पर्सन होता है, ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा स्किल्ड पर्सन, उसको हम आर्टिशियन कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आर्टिशियंस की बात करूँ तो आर्टिशियन इसलिए सफ़र कर रहे थे बिकॉज ब्रिटिश जो थे उनके इंपोर्ट ड्यूटी के बिना आ रहे थे, उन्होंने हर जगह अपने गुड्स फैला दिए थे, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट करना था, राइट। अब यहाँ पे दो पिक्चर, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्ड द फर्स्ट पैक ऑफ फायर ऑफ रिवॉल्ट, तो फायर ऑफ रिवॉल्ट की जो पिक्चर है, तो डियर स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है, तो आपको जो पिक्चर में ऐसा लगे कि भाई रिवॉल्ट स्टार्ट होने वाला है तो फटाफट वो पिक्चर आप बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट में। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है इधर आता है आपका डू यू थिंक, तो इसमें सबसे पहला आ रहा है डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि भाई इंडियन प्रिंसेस जो थे बहुत शॉर्ट साइटेड थे इन द अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। तो बेसिकली जो इंडियन प्रिंसेस थे वो श्योरली शॉर्ट साइटेड थे इन द अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। दे फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन हेल्प that they sought in order to resolve their internal matters. The East India Company took advantages of their rivalries and easily subdued the princes one by one. तो अगर मैं दूसरा आपको बताऊं तो ये लोग इनको ये समझ ही नहीं पाए कि भाई जिस फॉरेन हेल्प लिए ले रहे हैं अपने इंटरनल मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, भाई कि भाई हमारे लड़ाई हो रही है, ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लेते हैं, हम जीत जाएंगे, हमें लैंड मिल जाएगा। और कंपनी जो थी वो उनके इसी रिवैलीज का एडवांटेज लेके आराम से प्रिंसेस को वन बाय वन सबड्यूट करते जा रही थी। सो द ओवरऑल आंसर विल बी लाइक दिस डियर स्टूडेंट, दैट इंडियन प्रिंसेस वाज श्योरली शॉर्ट साइडेड एट दैट टाइम इफ आई टॉक। तो उस टाइम में तो इंडियन प्रिंसेस सच में शॉर्ट साइडेड थे।
In the approach to the events of 1757, they failed to understand the consequences of foreign help that they sought to resolve their internal matters. The East India Company took advantages of Indian rivalries and easily subdued the Indian princesses one by one. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस. कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन प्रिंसेस को सबड्यूड करती थी. यहाँ पे देखो, इंडियन प्रिंसेस फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड शॉट द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश टू गेन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. This in reality soon turned them into puppet in the hands of British. The British thereafter managed to subdue and control them. तो अब इसमें अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूँ तो जो इंडियन प्रिंसेस थे वो एक दूसरे के साथ ही लड़ाई करते रहते थे और ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते थे ताकि वो उस सिचुएशन में कंट्रोल पा सकें. ठीक है. और तो ये जो था रियलिटी में थोड़े समय बाद जो थे जो इंडियंस थे वो टोटली ब्रिटिशर्स में डिपेंडेंट हो गए थे. तो इसके बाद जो ब्रिटिश थे वो इजीली उनको कंट्रोल और सबड्यूट कर पाए थे. तो ओवरऑल आंसर विल बी लाइक दिस, दैट द इंडियन प्रिंसेस fought against each other and sought the help of the British to control over the situation. This in reality soon turned them into the puppets of the British. Soon turned them into puppets in the hands of British. The British thereafter subdued and controlled the Indian princes. ठीक है. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कॉट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजियस टीचर हैज द सेम प्रिंसिपल्स. तो राम मोहन रॉय ने कहा था, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, जो कि है, इन व्हाट वेज ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस. कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट करा इंडियंस को भाई, कैसे. तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज अगर आपको आंसर बताऊँ, so the British exploited the Indians in the following ways. They passed the Regulation 3. Under it Indians could be jailed without a trial in a court. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि भाई उन्होंने रेगुलेशन 3 पास करा जिसके अंडर इन 1818 इसके अंदर द इंडियन जो था वो जेल जा सकता था विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट. उसके बाद दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स. सेकेंड पॉइंट जो मेन था वो था कि वो इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस फार्मर्स पर लगाते थे. Then the third point will be they refused to pay import duties on British goods and flooded the Indian markets with British goods. तो जो तीसरा ये था कि भाई उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी ब्रिटिश गुड्स थे उसमें लगाना बंद कर दिया और उन्होंने जो इंडियन मार्केट था पूरा अपने ब्रिटिश गुड्स से ही भर दिया था, विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड आर्टिशंस वर रिन्यूड. यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ की इसी वजह से डेथ हो गई थी और जो आर्टिशंस थे वो लगभग पूरे जो थे ख़त्म ही हो रहे थे धीरे धीरे. British officers drew big salaries and made fortune in private business while the condition of Indian soldiers was very bad. So these were certain points. अगर मैं overview आंसर बताऊँ आपको, so वो ये था that British exploited the Indian in the following ways. First point will be that they passed Regulation 3 in 1818. Under it, the Indian could be jailed without the trial in a court. Then the second point will be that the Britishers imposed very high taxes on farmers. Then the third point will be that they refused to pay import duties to the British goods and flooded the Indian market with all the British goods, which resulted in the death of Indian industries and renewed the Indian artisans. Then the last point will be British officers drew big salaries and make fortune in the private business, while the condition of the Indian soldiers was very bad. So this was the overview answer of this question. Okay, dear students. Now see the next question, which is mention the following. Mention the following या name the following आप कह सकते हैं इसको. The ruler who fought pitched battle against British and died fighting. तो ऐसा रूलर कौन था जो मरते मरते जो है लड़ाई करते रहा. तो ये था डियर स्टूडेंट, और कोई नहीं, हमारे जो थे टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के राजा थे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका अ पर्सन हु
पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो चाहते थे कि भाई हमारी सोसाइटी रिफॉर्म हो, वो है राजा राम मोहन रॉय, जो कि सच में बहुत अच्छे इंसान थे। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जो पर्सन ने रिकमेंड करा कि भाई हाँ ठीक है, इनको भी हम लोग सिखा दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और हमसे हमारे जो छोटे मोटे काम होंगे वो इनसे करा लेंगे, वो थे लॉर्ड मैकले। ठीक है। देन द पॉपुलर लीडर्स हु लेड टू रिवॉल्ट, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं जैसे बेगम हजरत महल, जिनका हमें यहाँ पे दिया ही था। देन आई कैन से तात्या तोपे ले लो, या आप ले लो अजीमुल्ला खान ले लो। देन यू हैव वन मोर विच इज़ मालवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पे आपकी जो भी चॉइस हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आई मेंशन द फॉलोइंग विच इज़ 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस समय जो सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही थी उनके नाम बताओ। तो फर्स्ट तो थी कि अनटचेबिलिटी, और दूसरी थी चाइल्ड मैरिज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। तो जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी वो थी फर्स्ट द रेगुलेशन, थर्ड ऑफ द नेक्स्ट थी हैवी टैक्सेस। कितने हैवी टैक्सेस ब्रिटिश लगाते थे, सिर्फ इसीलिए कि भाई उनको पर्चेंस है, उनको अपना हैवी प्रॉफिट करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज 2 ways in which the common people suffered. First is English became the machine of teaching. हर समय भाई इंग्लिश ने पपेट बना दिया था हम लोगों को। People feared religious conversation. तो पीपल रिलीजियस कन्वर्जेशन में भी वो दखल देने लगे थे। देन इफ़ आई टॉक अबाउट रेगुलेशन 3, दैट वाज अ वेरी कॉमन थिंग, जिसकी वजह से पीपल ने बहुत सफ़र करा है। Then the 4 reasons for the discontent that led to the war of 1857 of independence. ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ आपको रीज़न, 4 रीजन्स, तो फर्स्ट तो ये था कि टैक्सेस ने तो पूरा अच्छी तरह फार्मर्स को मार ही दिया था। दूसरा था चेंजेस इन द लॉज रिलेटेड टू द लैंड एंड प्रॉपर्टीज। चेंजेस हो रहे थे लॉ में, भाई सब्सिडरी अलाइंस लगा देंगे, कॉन्फिडेरेसी हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ों से भी भाई लोग बड़े परेशान थे, जिसकी वजह से डिसकंटेंट हुआ। उसके बाद डिस्पैरिटी इन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड सैलरीज ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स। तो डिस्पैरिटी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना पर्क्स में, प्रिविलेजेस में, जो कि सैलरीज में ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स के। उसके बाद द ग्रीस यूज्ड इन बुलेट्स एंड कार्टेजेस वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न था। So overall answer will be like this: the taxes ruined the farmers. Changes in the law related to the land and property. उसके बाद थर्ड है disparity in perks and privilege and salaries of Indian soldiers and British soldiers. Then if I talk about the grease used in the bullets and cartridges was made from the fat of cows and pigs. तो ये था आपका पूरा ये चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। डियर स्टूडेंट, आपका जो ये वीडियो है आज का सिर्फ 36 मिनट्स का है, और इसमें मैंने आपको 1 शॉर्ट रिवीजन करा दिया, सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करा है आप लोगों के साथ। और आपको रियल आंसर्स देखना अच्छी तरह बिल्कुल पॉइंट वाइज, तो आप मेरे इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें आपको ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट के अच्छी तरह सारे आंसर्स फॉर्मेट में मिल जाएंगे। सिर्फ 2 वीडियो हैं ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट के आपके उसमें, और ये तीसरा जो है रिवीजन वीडियो है। तो मैंने वैसे डिस्कस तो कर लिया है, आप 8th क्लास के बच्चों का अपना आंसर बनाना आना चाहिए डिस्टेंट, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो यू कैन गो इन द ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट क्वेश्चन आंसर्स। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जो कि प्लेलिस्ट ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो इंग्लिश क्लास 8 की प्लेलिस्ट में आपको ये आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच।